दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। ठीक है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनकी नॉलेज ना होने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं आपको म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं वो बताऊंगा, कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया वो बताऊंगा, किस बेस पे आपको म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखना है वो आपको बताऊंगा। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो फीस वगैरह जो भी लगती है, आपके जो टैक्सेस लगते हैं, आपका जो भी डिडक्शन होता है, कब कब होता है, क्यों होता है, किस किस सिचुएशन में आप वो पैसा बचा सकते हो और किस फंड के अंदर कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर रहता है। तो कुछ हर आदमी का अलग अलग माइंडसेट होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूं। तो उस हिसाब से आपका रिस्क भी डिवाइड हो जाता है, आपका प्रॉफिट भी बनता है, प्लस आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो सबसे मेन चीज उसके अंदर देखने की होती है कि आपके एक्सपेंसेस कितने ज्यादा है, क्योंकि ये चीज म्यूचुअल फंड खुद आपको कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में हम आज डीपली जानेंगे। इन्वेस्टमेंट का तरीका, कौन से म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करने चाहिए, किस टाइम पे आप उनसे एग्जिट लेना चाहिए और किस म्यूचुअल फंड के अंदर आप कम से कम फी पेमेंट करके, ठीक है, कम से कम टैक्सेस पेड करके आप अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हो। और जब आप अपनी मैच्योरिटी के ऊपर या जब आपको लगता है कि आपकी कैपिटल काफी बड़ी होगी तो उसका जो परसेंटेज वाला हिस्सा है, कितना परसेंट हिस्सा किसके पास जाता है, कहाँ का डिडक्ट होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सारे टोटली कंफ्यूजन ए से जेड तक सब कंप्लीट आपके आज मैं सॉर्ट आउट करने वाला हूं। ठीक है, तो बिना देरी के अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे नॉर्मल इन्वेस्टर हमारे जैसे और आप जैसे वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर उसका एक फंड मैनेजर होता है जो हम सब का जो पैसा है जो हम इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को मैनेज करता है वो। ठीक है, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब उसको आउट करना है, मतलब कब उसको सेल करना है और कब उसको बाई करना है, ये सारी चीजें वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं हमारे जैसे आप जैसे जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उनकी जो कैपिटल होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, उस एयूएम को मैनेज कौन करता है, उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर। ठीक है, तो मोटा मोटी आप ये जान लो, म्यूचुअल फंड का मतलब यही होता है कि आपका जो पैसा है उस पैसे को आप किसी फंड में डाल रहे हो और उसका फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज करता है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन देने के पर्पज से। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड है उसमें 2 प्लान होते हैं, एक रेगुलर प्लान होता है और दूसरा डायरेक्ट प्लान। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप रेगुलर प्लान में कर रहे हो या डायरेक्ट प्लान में कर रहे हो। अगर रेगुलर प्लान में कर रहे हो तो क्या क्या आपके फायदे हैं, क्या क्या आपके नुकसान है वो आपको समझना होगा। डायरेक्ट प्लान में आप कर रहे हो, इसमें आपका क्या फायदा है, क्या नुकसान है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, रेगुलर प्लान के अंदर ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूड होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप पैसा लगाते हो। ठीक है, जैसे आप जीरो दाम ही कर रहे हो, जीरो दाम में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है। सेम चीज म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप जो पैसा पेड कर रहे हो आपको पर यूनिट आप पेड करते हो, मतलब आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसके बदले में आपको यूनिट्स मिलती हैं। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो रेगुलर प्लान है इसके अंदर बीच में ब्रोकर होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका कुछ मार्जिन होता है, कुछ परसेंट। तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी फैक्ट शीट के अंदर वो मार्जिन लिखा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट होता है जहां पे आपको उसको कमीशन देना होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर उसकी एनालिसिस होती है ब्रोकर की
जिस फंड में आपने पैसा लगाया अगर वो रेगुलर प्लान का फंड है तो उस प्लान के अंदर ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट होता है। ब्रोकर के थ्रू आप फिर म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जाता है तो आपको ब्रोकर को एक कमीशन देना पड़ता है। ठीक है। डायरेक्ट प्लान के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट आपका पैसा कहां जाता है, एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है। ठीक है। म्यूचुअल फंड की दो टाइप की म्यूचुअल फंड्स कंपनियां होती हैं, एक होती है एएमसी, एक होती है पीएमएस। जो आम इन्वेस्टर है हमारे जैसे और आप जैसे, वो एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। जो पीएमएस वाली होती हैं उनके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख रुपए की है। तो यहां आपको चीजें क्लियर होगी कि जितने भी म्यूचुअल फंड हैं 25 लाख रुपए से कम कैपिटल आप एज ए एसआईपी करो, चाहे लमसम अमाउंट डालो, चाहे आप एनएफओ के थ्रू डालो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एएमसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट आपका जा रहा है। ठीक है। ये आप मान लो म्यूचुअल फंड के प्रकार कितने होते हैं, दो, एएमसी और पीएमएस। 25 लाख से नीचे एज ए एसआईपी या लमसम अमाउंट, जो 25 लाख से नीचे का अमाउंट है, जो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है वो किस में होता है, एएमसी कंपनीज के अंदर। ठीक है। म्यूचुअल फंड एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दूसरा रेगुलर प्लान के अंदर क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो। रेगुलर प्लान के अंदर डायरेक्ट प्लान की तुलना में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। ठीक है। रीजन, ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। अगला क्या है, रिटर्न। रिटर्न रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान से कम होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब भी आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे या आप इससे एग्जिट होगे तो आपको ब्रोकर को पैसा दोनों टाइम देना होता है। लेकिन डायरेक्ट प्लान के अंदर क्या होता है, जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अमाउंट, वो परसेंटेज जो आप एक ब्रोकर को दे रहे हो डायरेक्ट प्लान के अंदर, वो पैसा आपका सेव हो जाता है। ठीक है। अगला क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉक्यूमेंटेशन में सहायता मिल सकती है। मतलब जो रेगुलर प्लान होता है उसके अंदर जो ब्रोकर है वो क्या करता है, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है। तो डायरेक्ट प्लान के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता, तो इसमें आपको अपने खुद की रिसर्च लगानी होती है। ठीक है। इसलिए आपका वहां जो पैसा सेव हुआ है यहाँ पे आपको अपना माइंड कहीं ना कहीं लगाना होगा। पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसके अंदर धीरे धीरे या बीच बीच में कुछ समय बाद में अपने आप को अपडेट करना होगा, उस फंड को देखना होगा, उसका परफॉर्मेंस देखना होगा। ठीक है। उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको आपको देखना होगा कि कहीं वो इंडेक्स से ज्यादा पीछे तो नहीं जा रहा, क्योंकि अगर इंडेक्स से कम अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो आपको उस म्यूचुअल फंड के अंदर सोचने की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि आपका पैसा उस लेवल से ग्रोथ नहीं हो रहा जिस लेवल से ग्रोथ आपको चाहिए। अगला है किसके लिए परफेक्ट है, जो लोग रेगुलर जो प्लान है वो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिल्कुल एबीसीडी नहीं जानते। वो सोचते कि हम हमारा दिमाग लगाएंगे नहीं, जब इन्वेस्ट करोगे तब भी आपका पैसा ब्रोकर के थ्रू जाएगा, तो कुछ ब्रोकर खा लेगा, कुछ म्यूचुअल फंड के जो एक्सपेंस रेशियो होते कुछ वहां चला जाएगा, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में चला जाएगा। जब आप बाहर निकलोगे कुछ एग्जिट लोड के नाम पे निकल जाएगा, कुछ टैक्सेस के नाम पे निकल जाएगा, तो आपका जो बचत है वो कितनी बचेगी। जब इतने सारे टैक्स लग रहे हैं तो बचत तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ना। डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। कहने को इसके अंदर आपकी रिसर्च है, लेकिन मेरे हिसाब से कहने को यह भी है कि अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज ले लेते हो, जो कि इस चैनल पे मैं दे रहा हूं आपको, चीजों को बेसिक तो आपको ले लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो उतना काफी आपको उस चीज का आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे अब इस म्यूचुअल फंड में इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म के अंदर जो रेगुलर प्लान है इसमें आपका रिटर्न कम होगा। रीजन यही है क्योंकि आप टैक्सीज वगैरह और ब्रोकर को बीच में पेमेंट इतनी ज्यादा दे चुके होते हो कि आपका जो मार्जिन है कहीं ना कहीं वहां पे कम हो जाता है। और डायरेक्ट प्लान के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट प्लान में यही होता है कि आपको ब्रोकर को पैसा नहीं देना पड़ता, वो पैसा आपका सेव हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो रेगुलर प्लान
और ये जो डायरेक्ट प्लान है ना, इसके अंदर मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि आप डायरेक्ट प्लान को लेके चलो, रेगुलर प्लान को आप साइड रखो, ठीक है। उससे आपकी जब लॉन्ग टर्म के अंदर जो कैपिटल बनती है उसका अगर 1 से 2% भी अगर आप ब्रोकर को दे देते हो, आपका एक्सपेंस रेशियो अगर 1 से 2% भी चला जाता है तो वो अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी कैपिटल भी ज्यादा है, तो उसका 1 से लेकर 2% भी काफी ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा नॉलेज लेके आप इसी चैप्टर से और कुछ वीडियोस देख के भी आप ये चीजें सीख सकते हो। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस एक्चुअल में है कैसा, ठीक है। तो अभी जो म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला होता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स जैसे कि नाम से पता है, इन सब का एक एक टॉपिक का मैं डिटेल डीपली एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताने वाला हूं। प्लस आपको मैं ये भी बता दूंगा कि फिलहाल ये जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड है उसका जो बेंचमार्क है उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब जिस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल के अंदर सबसे बेटर परफॉर्मेंस दिया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। वहां से भी आपको कहीं ना कहीं एक माइंडसेट आपका बन जाएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, जब तक ये 3 या 4 वीडियो म्यूचुअल फंड की मैं आपको पूरी ना समझा दूं, ना समझ लो, तब तक किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करना। सारी वीडियो कंप्लीट देखना, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मुझे सारे फंड में से कौन से फंड में मेरे को जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी अलग है। कोई रिस्क कम लेना चाहता है, कोई रिस्क ज्यादा लेना चाहता है, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाना चाहता है, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाना चाहता है। तो सबका जो विजन है वो अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे आपको जाना है, ठीक है। किसी के पास समय ज्यादा है तो किसी के पास टाइम कम है। तो सबसे पहले आते हैं इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स के अंदर कौन से होते हैं? लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरियल या थीमेटिक, फोकस्ड फंड्स और ईएलएसएस, ठीक है। प्लस इसके साथ स्मार्ट बीटा इंडेक्स भी होते हैं। जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स होते हैं उससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, ठीक है। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंड्स है। ये जो फर्स्ट है म्यूचुअल फंड का प्रकार, ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सब प्रकार हैं, ये म्यूचुअल फंड में इक्विटी के प्रकार है, ठीक है। वो म्यूचुअल फंड जो आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं, ठीक है, उनके ये प्रकार है। इतने टाइप्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है इक्विटी के थ्रू, ठीक है। अब सब टॉपिक का मैं डिटेल वाइज आगे बताऊंगा, आपका माइंड खुलने वाला है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट लेके देख रहे हो तो, टाइम पास के लिए देख रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दूसरा हमारा क्या है? डेट फंड्स। पहले इक्विटी फंड्स, दूसरे डेट फंड्स। अब डेट फंड्स के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड आते हैं? इसमें आता है लिक्विड फंड्स। ये जो मैं नाम बता रहा हूं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में सर्च मारते हो तो आपको इतने सारे म्यूचुअल फंड दिखाई दे जाता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं पैसा डालूं कौन से में, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि वो आपकी गलती नहीं है। उसका रीजन ये होता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होता। कोई ग्रोथ प्लान है, ग्रोथ प्लान, इसमें ग्रोथ का क्या मतलब है, डायरेक्ट प्लान का क्या मतलब है। जैसे मैंने रेगुलर और डायरेक्ट प्लान बताया, अब आपको मोटा मोटी माइंड में ग्राफ बन गया कि हाँ मुझे डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाना चाहिए, रेगुलर प्लान के थ्रू आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंसेस ज्यादा है, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस कम है, ठीक है। अब जब मैं ये सारे टॉपिक कवर कर दूंगा आपको एकदम क्लियरिटी, आपका जो विजन एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। तो डेट फंड्स के अंदर लिक्विड फंड आते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आते हैं, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, गिल्ट फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बैंकिंग और पीएसयू फंड्स। जो मैं नाम बता रहा हूं सारे म्यूचुअल फंड है, इनका मैं पूरा डाटा आपको बताने वाला हूं। इन फंड्स का मतलब आपको मैं बताऊंगा कि कौन से कितने ड्यूरेशन के अंदर आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करने से कितना मार्जिन बनेगा और कितना आपके इसमें टैक्स वगैरह जो भी डिडक्शन है वो होने वाले हैं। जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं
उनके बारे में हम बात भी करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में बेटर परफॉर्मेंस दिया है। एक साल मतलब 1 अगस्त 2025 मतलब 24 से 25 का जो एक साल का डाटा है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। मैंने सिर्फ एक साल का डाटा उठाया है, उस डाटा के अनुसार मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं। आप जब ये चीजें समझ लोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा म्यूचुअल फंड का। आपको कॉन्फिडेंटली ये पता हो जाएगा कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है सारी। ठीक है, तो अगले हमारे इक्विटी फंड्स के बाद आते आगे डेट फंड्स। डेट फंड्स के बाद आते हैं हाइब्रिड फंड्स। इसके अंदर कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं? एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, आर्बिट्रेज फंड्स, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। इसके बाद जो फंड्स है वो कौन सा आता है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। इसके अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के प्रकार हैं। कौन से हैं? रिटायरमेंट या बच्चों की एजुकेशन के पर्पज के हिसाब से आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये चीज इसमें दे रखा है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो किस लिए? रिटायरमेंट या बच्चों की एजुकेशन या आपका खुद का घर बनाने के पर्पज से। लेकिन आप किसी में भी लगा रहे हो तो वो म्यूचुअल फंड भी अलग से दिए गए हैं। उसका ड्यूरेशन भी आपको मैं बताऊंगा कि कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए आपको वहां पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, करना चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके अलावा जो है आगे फिर आदर्श फंड, आगे अदर म्यूचुअल फंड। इनके अंदर कौन से होंगे? इंडेक्स होगी, इंडेक्स फंड्स, ETF, ठीक है, फंड ऑफ फंड, गोल्ड फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स। मैंने आपको म्यूचुअल फंड के जितने 5 टाइप्स बताए हैं, इतने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, प्लस उनके जो सब टाइप हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो अब इनके बारे में हमें और डीपली जानेंगे पार्ट वाइज पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फंड था वो कौन सा था? इक्विटी फंड। अब हम उसके बारे में उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो इक्विटी फंड है उसके कितने प्रकार होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है, विद एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी फंड के अंदर जो आपका पैसा लगता है, किसमें लगता है? पहला जो प्रकार है वो लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड मतलब जैसा कि आपको नाम से ही पता है, आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो उसके अंदर मैंने आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियां बताई थी, कैसे कैसे उनको उनके इंडेक्स के अनुसार उन कंपनियों को उसमें लिया जाता है, फिर उनको उसके अंदर वेटेज दिया जाता है। जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं जो इंडेक्स के अंदर पैसा लगाती हैं, किस हिसाब से लगाती हैं उसके ऊपर भी पहले भी बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं। आज शॉर्ट में एक क्लिप के अंदर आपको वो चीजें मैं रिपीट करने वाला हूं। ठीक है, लार्ज कैप फंड्स के अंदर क्या होता है कि इंडिया की हमारी टॉप, जैसे NSE और BSE के ऊपर जो एक्सचेंज है, इन पे हमारा NSE पे क्या है निफ्टी 50 और BSE पे क्या है सेंसेक्स। इनके ऊपर जो टॉप हमारी लार्ज कैप की कंपनियां हैं, इनके अंदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां होती है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, इनका अपना एक बेंचमार्क होता है, उस बेंचमार्क के अनुसार ये अपना परफॉर्मेंस कंपनियां चेक करती हैं। क्या आपको पता है किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको कौन सा टूल यूज करना चाहिए? उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे आपको कंपेयर करना चाहिए। मतलब अगर किसी म्यूचुअल फंड ने जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, जैसे कि हमारी 100 पहली जो 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। ठीक है, मतलब जिनकी मार्केट कैप स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा होती है, टॉप 100 कंपनीज, उनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? लार्ज कैप की कैटेगरी में। ठीक है, तो जो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड्स के नाम से अपने आप को बोलते हैं कि ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड्स है, मतलब डायरेक्ट माइंड में आपके सेट हो जाना चाहिए कि हाँ आपका पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर लगने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये फंड्स के कुछ नाम बता रहा हूं मैं। एक क्या है? मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, दूसरा क्या है? SBI ब्लू चिप फंड, तीसरा क्या है? ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ठीक है, ये तीनों फंड क्या है? लार्ज कैप फंड्स। इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
यही 3 कंपनियां मैंने इसके अंदर क्यों ली है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस कुल मिला के बाकी कंपनियों से बेटर रहा है। ठीक है, बाकी जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं जो पैसा इन्वेस्टमेंट करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर लार्ज कैप कंपनियों में, उनके वेटेज के हिसाब से उनसे इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। इसलिए मैंने इन तीनों का एग्जांपल लिया है ताकि बाय नेम आप एग्जांपल समझ जाओ। अब इनका बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50 TRI। या TRI का क्या मतलब होता है, टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, तो आपको ये जो बेंचमार्क होता है, ये बेंचमार्क के सबसे मेन की होती है। किसी भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको उसका बेंचमार्क ढूंढना होगा। ठीक है, कौन सी इंडेक्स है उसका बेंचमार्क आपको ढूंढना है, उससे फिर आपको उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। ठीक है, अब ये तीनों कंपनियां हैं, इनका हम पिछले 1 साल का डाटा उठा के देखते थे किस कंपनी ने कितना परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, तो इनका बेंचमार्क क्या है, 25 से 28%। मतलब ये जो मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है और 2 फंड है, SBI वाला है और ICICI प्रूडेंशियल है, इनका जो रिटर्न है, इनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50, इसके अनुसार ये जो निफ्टी 50 है, इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, 25 से 28%। और इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा लगाया होता तो आपको कितना रिटर्न मिलता, 25 से 30%। मतलब उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे मिलता जुलता इन्होंने परफॉर्म किया है, उससे कम परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में किसी अगर प्रॉपर इंडेक्स में भी लगाते, कौन से इंडेक्स में, निफ्टी 50 में लगाते या सेंसेक्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते, तो आपका वहां जितना परसेंट आपको रिटर्न मिलता, थोड़ा सा यहाँ पे आपको उससे ज्यादा रिटर्न मिला है। तो आपका फंड ने परफॉर्मेंस अच्छा किया। ये पिछले 1 साल का डाटा है। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कौन सा है, देख लो नीचे, और रिटर्न कितना दिया है वो भी देख लो, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड्स। इसने, ये लार्ज कैप फंड्स वो फंड है जिसने निफ्टी 50 की लार्ज कैप कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा रिटर्न कमा के इन्वेस्टर्स को दिया है। ठीक है, यह चीजें क्लियर हो जाती हैं। और रिटर्न कितना है, 27 से 30% का। उसके बाद ये जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं, इनका मैच्योरिटी टाइम क्या होता है, इसमें क्या है, ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स का क्या मतलब होता है, ओपन एंडेड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी यूनिट्स बाई कर सकते हो और कभी भी यूनिट्स सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता। लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप लार्ज कैप फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, कम से कम 1 साल से पहले आपको पैसा नहीं निकालना, नहीं तो आपके ऊपर एग्जिट लोड लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कम से कम 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर आपको पैसा अपना नहीं निकालना, ताकि आपको जो एग्जिट लोड लगता है, जो पैसा निकालने का जो चार्ज आप देते हो, वो चार्ज आपका बच जाए, सेव हो जाए। ठीक है, तो आपको जब भी पैसा निकालना है तो 1 साल के बाद निकालना है, नहीं तो जिस माइंडसेट के साथ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तब तक वो ड्यूरेशन कंप्लीट ना हो जाए, आपको अपना पैसा वहां से नहीं निकालना। तो जो लार्ज कैप फंड थे वो मैंने आपको बता दिए। 3 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस लार्ज कैप कंपनी के अंदर बहुत अच्छा रहा है। लार्ज कैप कंपनियों के अंदर इन म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया था। किस स्केल के ऊपर ये लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के अंदर जिस स्टॉक का, जिस कंपनी के शेयर का जितना ज्यादा वेटेज है, उस वेटेज के परसेंटेज के हिसाब से आपका पैसा उन्हीं कंपनियों के अंदर ये म्यूचुअल फंड्स लगाते हैं। इसके अंदर कोई भी महाभारत नहीं। अगर आप चाहो तो आप डीमैट अकाउंट खोल के ये परसेंटेज आप खुद देख के उस हिसाब से अपना पैसा खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना था, आपको उन चीजों का नॉलेज नहीं है, तो आप लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं, लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड्स है,
उनके थ्रू आप लार्ज कैप कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो म्यूचुअल फंड प्लान होता है, मैंने आपको बताया था, एक तो रेगुलर बताया था, एक डायरेक्ट प्लान हुआ था, एक रेगुलर प्लान बताया था, दूसरा कौन सा था, डायरेक्ट प्लान। आपको कौन सा डिसाइड करना है, डायरेक्ट प्लान। ठीक है, सबसे पहला ये, बाकी आपका खुद का है, मुझे जो बेटर लगता है, मैं पर्सनली अपना विजन बता रहा हूं, मैं किसी दूसरे को गाइड नहीं कर रहा कि आप डायरेक्ट प्लान ही लो। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपेंसेस उसके अंदर कम हो रहे हैं, तो मैं रेगुलर प्लान से बचूंगा और डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा जब भी मुझे करना होगा, चाहे किसी भी म्यूचुअल फंड में करना हो। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में एक ऐसी जबरदस्त चीज बताऊंगा, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा दो, आप करंट के अंदर उस म्यूचुअल फंड का जितना एनएवी चल रहा है, जितना आपका यूनिट्स का प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे आप परचेज करते हो। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको कम से कम पैसे के अंदर ज्यादा से ज्यादा किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स अगर आपको बाई करनी है तो कैसे आपको वो मिलेंगी। समझे मेरी बात? कम अमाउंट के अंदर ज्यादा यूनिट किसी भी म्यूचुअल फंड की अगर आपको परचेज करनी है तो आपको कब करनी चाहिए और किस टाइप से करनी चाहिए, किस जगह करनी चाहिए, वो तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक कंटिन्यू देखो। ठीक है, तो हमारा जो म्यूचुअल फंड का जो प्लान है, ये ग्रोथ प्लान के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपको डिविडेंड को फिर से निवेश किया जाता है, मतलब समझ गए, कोई भी म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप लार्ज के फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा प्लान में किया, ग्रोथ प्लान में। ग्रोथ प्लान के अंदर क्या होता है, जब आपका जो कैपिटल है वो लार्ज कैप कंपनियों के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उससे जो रिटर्न आपके पैसे के ऊपर आपको मिलने वाला है या मिला है म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो पैसा दोबारा आपका इन्वेस्ट हो जाता है। मतलब आपका जो प्रॉफिट बना, वो प्रॉफिट बना हुआ पैसा दोबारा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं, स्क्रीन पे दे रखा, वो चीज देख के समझ सकते हो। जैसे देख लो, आपने 10,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड के ग्रोथ प्लान में अगर इन्वेस्ट किए हैं तो स्टार्टिंग के अंदर आपकी जो एनएवी थी, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, मतलब 10 रुपए थी और आपको मिली 1000 यूनिट्स, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10,000। तो जो एक यूनिट्स थी वो आपको कितने रुपए में मिली, 10 रुपए में। तो 10,000, तो 1000 यूनिट्स आपको कितने में मिलेंगी, 10,000 रुपए में। ठीक है, तो 10,000 के इन्वेस्टमेंट के अंदर पर यूनिट 10 रुपए के हिसाब से आपको टोटल 1000 यूनिट आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल के बाद में अगर आपका म्यूचुअल फंड है, उसने अच्छा परफॉर्म किया, आपको अच्छा रिटर्न कमा के दिया, जैसे कि आपने अभी लार्ज कैप फंड में पैसा लगाया है, अगर एसबीआई ब्लू चिप फंड ने अगर आपको अच्छा रिटर्न कमा के दिया है, तो क्या होगा, जो आपका रिटर्न अमाउंट है, जो आपका 10,000 रुपए के ऊपर जितना प्रॉफिट बना है, ठीक है, वो आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा। री इन्वेस्ट होगा तो क्या होगा, आपकी यूनिट्स तो 1000 ही रहेंगी, लेकिन जहां आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, उस पैसे की वैल्यू कितनी होगी, 12,000। एनएवी कितनी थी आपकी इससे पहले, 10 होगी, अभी कितनी होगी, 12 होगी। ये एक एग्जाम्पल है, ये 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। ठीक है, जितनी होगी उस हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टेड जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी, लेकिन यूनिट्स सेम रहेंगी इसमें। समझ रहे हो? ग्रोथ प्लान के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो मार्जिन बनता है वो क्या होता है, उससे आपकी एनएवी का प्राइस बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी जो यूनिट्स है वो सेम रहेंगी। क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एनएवी आपकी बढ़ जाएगी, यूनिट्स आपकी सेम ही रहेंगी, आपका इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगले साल जब ये फंड आपका रिटर्न देगा तो कितने के ऊपर देगा, 10,000 पे नहीं देगा, 12,000 पे देगा, क्योंकि जो मार्जिन आपने 1 साल में म्यूचुअल फंड ने आपको कमा के दिया है, उस मार्जिन के साथ में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में 10 हुआ था, अभी मार्जिन के साथ 12,000 हो गया, तो आपका जो पैसा अभी इन्वेस्ट होने वाला, वो कितना इन्वेस्ट होने वाला है, 12,000 रुपए। तो आपका क्या हो गया, कंपाउंडिंग हो गया। ठीक है, अगर आप
किसी ऐसे फंड में लगाते हो जो डिविडेंड प्लान में निवेश करते हो। मैं आपको बताऊंगा, कोई भी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिस म्यूचुअल फंड के अंदर डिविडेंड आपके अकाउंट में आता है, ठीक है, उसके नुकसान और फायदे दोनों आपको मैं बताता हूं। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये जो प्लान है ग्रोथ प्लान है, ग्रोथ प्लान वाले में ग्रोथ प्लान लिखा होता है, डिविडेंड प्लान वाले के अंदर उस म्यूचुअल फंड का जो प्लान उसमें डिविडेंड लिखा हुआ होता है। उसी से आपको पता लग जाएगा कि ये डिविडेंड वाला प्लान है। इसको थोड़ा सा और डिटेल से हम अभी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ प्लान के अंदर क्या होता है, फंड से होने वाला कोई भी मुनाफा, ठीक है, जैसे डिविडेंड हो चाहे कैपिटल गेन हो, निवेशक को न देकर वापस फंड में निवेश कर देते हैं। ग्रोथ प्लान में मैंने आपको बताया आपका जो मुनाफा है, आपका जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, वो आपको ना मिलकर डायरेक्ट आपका दोबारा इन्वेस्ट हो जाता है। उससे आपकी एनएवी बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, लेकिन यूनिट्स सेम रहती है, ठीक है। ये किस में होता है, ग्रोथ प्लान में। अब डिविडेंड प्लान के अंदर क्या होता है, जिस म्यूचुअल फंड के अंदर डिविडेंड प्लान होता है उसके अंदर क्या होता है, अगर उस फंड से आपको आपका मार्जिन बनता है, आपका मुनाफा होता है, तो क्या किया जाता है, निवेशक को डिविडेंड के रूप में भुगतान कर दिया जाता है। मतलब अगर 10,000 रुपए के ऊपर आपका 2,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो एज ए डिविडेंड वो 2,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन करंट में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी रहेगी वो भी देख लो, अच्छे से सुन भी लो, समझ भी लो। डिविडेंड प्लान के अनुसार आप ये चीज देख सकते हो, म्यूचुअल फंड में डिविडेंड प्लान भी दो टाइप के होते हैं, एक डिविडेंड पे आउट होता है, दूसरा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए डिविडेंड पे आउट अगर आपको चाहिए तो आपको जो प्लान चुनना है वो म्यूचुअल फंड का डिविडेंड पे आउट वाला प्लान चाहिए, जो आपका जो पैसा है, जो मार्जिन बनेगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, वो पैसा आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा दोबारा, ठीक है, उसी म्यूचुअल फंड के अंदर। कौन सा पैसा, जो मार्जिन वो फंड्स आपको बना के देगा, मार्केट से कमा के देगा। इसे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये होता क्या है एक्चुअल में, इसके अंदर क्या होता है, आपको जो डिविडेंड नहीं मिलता है, इसकी बजाय जो डिविडेंड दे होता है उसे उसी फंड की और यूनिट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि आपके पास फंड की यूनिट्स बढ़ जाएंगी, फंड की यूनिट्स की संख्या बढ़ जाएगी, जबकि डिविडेंड भुगतान के बाद एनएवी कम होती है। आप समझे, मैं बताता हूं। अब यहाँ पे क्लियर करने वाली चीज क्या है, जो डिविडेंड पे आउट वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, ये डिविडेंड के दो टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड के। इनमें क्या होता है, अगर आपने जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, आप डिविडेंड ले रहे हो, तो आपकी जो एनएवी है, जिस एनएवी के ऊपर आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, उससे जो म्यूचुअल फंड ने मार्जिन बना के दिया है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा मार्जिन, तो आपके एनएवी का प्राइस कम हो जाएगा। और री इन्वेस्टमेंट वाले के अंदर क्या होता है, वो पैसा दोबारा उस यूनिट्स को परचेज करने में वो म्यूचुअल फंड लगा देता है, जिससे आपकी जो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एकदम क्लियर कट हो गया आपको। मैं बता देता हूँ, जो डिविडेंड आपने जो आपके अकाउंट में ले लिया, उससे आपकी जो एनएवी थी, जितना परसेंट जिस हिसाब से लिया उस हिसाब से आपकी एनएवी कम हो जाएगी, नेट एसेट वैल्यू। और अगर आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट अगर म्यूचुअल फंड में हुआ है, आपने कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चुना है जो आपका मार्जिन, आपका जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, जैसे कि ग्रोथ प्लान में किया था, तो क्या होगा, आपका जो यूनिट्स है उनकी संख्या बढ़ेगी, वहां एनएवी की संख्या कम होती है डिविडेंड लेते हो तो, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करते हो तो यूनिट्स की संख्या बढ़ती है, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, फंड के नाम के आगे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट या री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लिखा होता है, और डिविडेंड जिसमें आप लेते हो उसमें डिविडेंड लिखा होता है। तो ये चीज आप म्यूचुअल फंड में जो भी आपके हिसाब से फिट बैठता है, आपका जो माइंड सेट है, आपका जहां पैसा लगाने का मन है, उस हिसाब से फिट बैठता है। आप इस तरह से इस नाम का उसके अंदर शामिल होना बहुत जरूरी है, तभी आप ये मानना कि वो चीज, वो म्यूचुअल फंड उसी टाइप का है। उसी टाइप का मतलब डिविडेंड वाला चाहिए तो उसमें डिविडेंड का नाम मिलेगा, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाला चाहिए तो उसमें डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का नाम होगा। तो ये चीज आपको यहाँ से
क्लियर कर लेनी है। तो उसके बाद में क्या होता है, फंड की वेबसाइट या फैक्ट शीट देखें। ये सबसे मेन होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसकी फैक्ट शीट पक्का देखना है। किसी भी म्यूचुअल फंड की जो फैक्ट शीट होती है ना वो बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो उसका एनालिसिस आपको पक्का करना है। बिना एनालिसिस किए आपको पता ही नहीं लगेगा कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके एक्सपेंसेस कितने ज्यादा है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, क्या वो रेगुलर प्लान है, क्या वो डायरेक्ट प्लान है, क्या उसके अंदर आपको डिविडेंड मिलने वाला है, क्या डिविडेंड री इन्वेस्ट होने वाला है, क्या वो एक ग्रोथ प्लान है। ये सब नाम म्यूचुअल फंड के नाम के अंदर होते हैं, लेकिन आपको उसका फैक्ट शीट पक्का देखना है। कहीं आप कोई ऐसे प्लान में तो नहीं फंस गए जिसके अंदर मैच्योरिटी टाइम बाउंड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। लार्ज कैप फंड्स की कंपनियां मैंने आपको बता दी, इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। हमारी इंडिया की टॉप 100 कंपनी के अंदर वो कंपनियां पैसा लगाती हैं उसी परसेंटेज में जिस परसेंटेज में उस बेंचमार्क इंडेक्स के अंदर उस कंपनी का वेटेज होता है, जितना परसेंट उतने परसेंटेज के हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनियां उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। जैसे कि लार्ज कैप की 100 कंपनी के अंदर टॉप कंपनी है रिलायंस, जिसका वेटेज निफ्टी 50 के अंदर सबसे ज्यादा है। तो आपका लार्ज कैप के अंदर जब पैसा लगेगा तो जितना परसेंट निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर रिलायंस का वेटेज है उतना वेटेज का जो अमाउंट है, उतना परसेंट अमाउंट आपकी कैपिटल का रिलायंस में इन्वेस्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एचडीएफसी आ गया, आईसीआईसीआई आ गया। जिस हिसाब से परसेंटेज नीचे आता गया, वेटेज कम होता गया, तो आपका पैसा उन कंपनियों के अंदर कम लगता गया। इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है और इसके अंदर कोई भी ज्यादा महाभारत नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस नॉर्मली आप ये चीज जान लो, आपको पता होना चाहिए। आमतौर पे 0.7% से 1.5 पर ईयर। अब आप ये देख लेना, डायरेक्ट प्लान के लिए कम, रेगुलर प्लान के लिए अधिक। ये चीज मैंने इसलिए लिखी है ताकि स्टार्टिंग में जो आपने रेगुलर और डायरेक्ट प्लान पढ़ा था, जिन्होंने स्किप कर दिया वो पढ़ लेना, नहीं तो पूरा आपका साफ, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लान के अंदर आपका एक्सपेंस रेशियो 0.7 मिलेगा, रेगुलर प्लान के अंदर आपका एक्सपेंस रेशियो कितना मिलेगा 1.5। मतलब आपका जो पैसा कमाया जब आप उसका एक्सपेंस रेशियो दोगे तो कितना होगा उसका 1.5%। जब कैपिटल बड़ी हो जाएगी तो उस टाइम पर आप ये सोच लो कि आपका कितना पैसा आप उस म्यूचुअल फंड को दे रहे हो। इसी वजह से आपका मार्जिन कम हो जा रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था पर्सनली मैं डायरेक्ट प्लान को प्रेफर करता हूं, रेगुलर प्लान को, म्यूचुअल फंड के किसी भी रेगुलर प्लान को मैं प्रेफर नहीं करता। उसका रीजन यही है कि हमारे एक्सपेंसेस हमें बचाने हैं। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर इसलिए रहे हैं कि हम पैसा ज्यादा बना सके। अगर बनाए हुए पैसे में से हम ज्यादातर पैसा अगर हम एक्सपेंसेस में दे देंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके लिए विजन क्या होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है उसका विजन क्या होता है, वो रिस्क कम से कम लेना होता है। क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं वो ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी होती हैं, वो अपने पीक पे पहुंच चुकी होती हैं। जैसे रिलायंस है, एकदम बढ़िया सेट हो रखी है, वो पूरी कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको सबसे ज्यादा लीड कौन कर रही है, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। वो कंपनी स्टेबल है। तो लार्ज कैप कंपनियों के अंदर रिस्क कम होने का रीजन यही होता है कि वो कंपनियों के डूबने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वो कंपनी स्टेबल हो चुकी है, उनका बिजनेस जम चुका है। अगर ग्लोबली उनका बिजनेस पूरा एकदम फैल चुका है, ठीक है। तो इससे रिस्क कम होता है, स्थिरता और भरोसेमंद रिटर्न को प्राथमिकता देते हैं। ऑटोमेटिक कंपनियां इतनी जर्मन, इतनी सॉलिड, इतने बढ़िया फंडामेंटल के साथ में मार्केट में अपने आप को जमा लेती हैं कि वहां पे आपके रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे और रिटर्न आपको एक प्रॉपर उसी हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है। एक मतलब परसेंटेज एक फिक्स तो नहीं बोल सकते, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आपको रिटर्न मिलता जाएगा, इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। एक चीज आपको यहां ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपको कम रिस्क के अंदर नॉर्मल, आपको अगर बढ़िया नॉर्मल मार्जिन चाहिए, जबरदस्त मार्जिन नहीं, अगर नॉर्मल मार्जिन चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा लगा सकते हो। तीसरा क्या है,
पहली बार निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी निवेश के साथ सहज होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के साथ में 3 से 5 साल या उससे अधिक है, अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता और आधार चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो स्टेबल चाहते हैं, ठीक है, आपका विजन 3 से 5 साल का है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते और आप सोच रहे हो कि जो बैंक जो हमारे को ब्याज दे रहा है, बैंक से हमारे को जो रिटर्न मिलता है उससे बढ़िया रिटर्न हमें किसी म्यूचुअल फंड से मिल जाए, जिसमें हमारे को रिस्क भी ना रहे, रिटर्न भी अच्छा मिल जाए और 3 से 5 साल के विजन के अंदर आप थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अपना रिटर्न, अपना जो पैसे की वैल्यू है उसको भी आप बढ़ा लो, तो आपके लिए लार्ज कैप फंड्स बेस्ट हैं। कौन से फंड ने अच्छा परफॉर्म किया मैंने आपको बता दिया, उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे कितना अच्छा परफॉर्म किया, 2 या 3%, वो मैंने आपको इंडेक्स के नाम भी इसमें दे रखे हैं, जो कि 1 साल के डाटा के साथ में आपको मैंने वो चीजें बताई है एज ए नॉलेज, ठीक है, ताकि आप उस चीज को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों अभी ये जो इक्विटी हमारा म्यूचुअल फंड है, इसका जो पहला पार्ट है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, ये मैंने एकदम डीपली आपको बता दिया है, ठीक है। फिलहाल वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, इस वजह से इसको मैं एक पार्ट में डाल के नेक्स्ट वीडियो इसके तुरंत बाद में अपलोड करने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कंपनियां कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, कौन सी कंपनियां हैं जिनका परफॉर्मेंस बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, उनके अंदर आपके एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, आपके मार्जिन कितने होने वाले हैं, आपका विजन क्या होने वाला है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चीजें समझ में आई, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पूरी डिटेल और अच्छे से आपको मैं ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है, अच्छे से ब्रीफिंग आपकी मैं कर दूंगा। तो इसी के साथ आप सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।